सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री पर आधारित ऐसे प्रीवियस क्वेश्चंस जो कि पिछले एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। सो यहाँ हम एक 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। और हाँ गाइज, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूं और आपके पेपर की तैयारी करवाता रहूं। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, कनिष्क किस वंश से संबंधित था? तो इसका सही जवाब है कुषाण वंश से। कनिष्क जो था वो कुषाण वंश से संबंधित था। अगला प्रश्न है कि कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुरुषपुर में थी। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर में, याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के समय बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रमुख था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महायान। कनिष्क के समय बौद्ध धर्म का जो महायान संप्रदाय था वो प्रमुख था। अगला प्रश्न है, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो इसका सही जवाब है कनिष्क। कुषाण वंश का जो सबसे प्रसिद्ध राजा था वो था कनिष्क। अगला प्रश्न है, गंधार कला शैली किस धर्म से संबंधित थी? तो इसका सही जवाब है बौद्ध धर्म से। गंधार कला शैली जो थी वो बौद्ध धर्म से संबंधित थी। अगला प्रश्न है कि गंधार कला शैली पर किस देश की कला का प्रभाव था? तो इसका सही जवाब है यूनान यानी ग्रीस। ग्रीस का गंधार कला शैली पर यूनान यानी ग्रीस देश की कला का प्रभाव था। अगला प्रश्न है कि अमरावती कला शैली का विकास कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश में। अमरावती कला शैली का जो विकास है वो हुआ था आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इसका राइट जवाब है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अजंता की गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न है कि एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है हिंदू, बौद्ध और जैन। हिंदू, बौद्ध और जैन ये धर्म से संबंधित है एलोरा की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो वो बनवाया था कृष्ण प्रथम ने। एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया था कृष्ण प्रथम ने। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में नवरत्न किसके दरबार में थे? तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे नवरत्न, याद में रख लेना गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य ने की थी विक्रम संवत की शुरुआत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक संवत की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही जवाब है कनिष्क। राजा कनिष्क ने की थी शक संवत की शुरुआत। अगला प्रश्न है कि पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो पंचतंत्र पुस्तक लिखा गया था विष्णु शर्मा के द्वारा, याद रखना है। पंचतंत्र के लेखक थे विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है कि मेघदूत किसने लिखा था? तो इसका सही जवाब है कालिदास। मेघदूत जो है वो कालिदास द्वारा लिखा गया था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास किस काल के कवि थे? तो इसका सही जवाब है गुप्त काल के थे। कालिदास जो थे वो गुप्त काल के कवि थे। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के जीवन पर आधारित पहला ग्रंथ कौन सा था? तो वो था बुद्ध चरित्र। बुद्ध के जीवन काल पर आधारित पहला ग्रंथ था बुद्ध चरित्र। अगला प्रश्न है कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? तो इसका सही जवाब है अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के लेखक थे अश्वघोष। अगला प्रश्न है कि पतंजलि
किस ग्रंथ के लिए प्रसिद्ध था? तो वो महाभाष्य के लिए प्रसिद्ध है, पतंजलि। अगला प्रश्न है कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हाल ही में ये रेलवे के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो चाणक्य का दूसरा नाम था, एक विष्णुगुप्त भी था और दूसरा था कौटिल्य। तो ऑप्शन जो हमारा कहता है डी, ए और सी दोनों, इसका ये सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? तो इसका सही जवाब है कौटिल्य, यानी चाणक्य थे अर्थशास्त्र के रचयिता। अगला प्रश्न है कि वराहमिहिर किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वराहमिहिर का संबंध था ज्योतिष और खगोल से। वराहमिहिर का संबंध था ज्योतिष और खगोल से। अगला प्रश्न है कि वराहमिहिर की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो वह है बृहत संहिता। बृहत संहिता है वराहमिहिर की प्रसिद्ध पुस्तक। अगला प्रश्न है आर्यभट्टीय ग्रंथ के लेखक कौन है? तो वो है आर्यभट्ट। आर्यभट्टीय ग्रंथ के लेखक है आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है कि शून्य की अवधारणा सबसे पहले किसने दी? तो वो थे ब्रह्मगुप्त। शून्य की अवधारणा सबसे पहले ब्रह्मगुप्त ने दी थी, उसे खोज की थी आर्यभट्ट ने। अगला प्रश्न है कि दशमलव प्रणाली का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो आर्यभट्ट को दिया जाता है दशमलव प्रणाली का श्रेय। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन किस विषय के विद्वान थे? तो वो थे रसायन विज्ञान। नागार्जुन जो थे वो रसायन विज्ञान के विद्वान थे। अगला प्रश्न है कि आर्यभट्ट ने पृथ्वी के बारे में क्या कहा था? तो आर्यभट्ट ने पृथ्वी के बारे में कहा था कि यह गोल है और घूमती है। आर्यभट्ट ने पृथ्वी के बारे में कहा था कि यह गोल है और यह सूर्य के चारों ओर घूमती है। अगला प्रश्न है कि जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? तो जातक कथाओं का संबंध है बौद्ध धर्म से। याद रखना है, जातक कथाएं का जो संबंध है वो है बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है कि जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई है? तो वो था पाली भाषा में। जातक कथाएं पाली भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध संघ की सदस्यता न्यूनतम किस आयु में मिलती थी? तो वो 20 वर्ष, न्यूनतम 20 वर्ष की न्यूनतम आयु में बौद्ध संघ की सदस्यता मिलती थी। अगला प्रश्न है कि त्रिरत्न बौद्ध धर्म के किस अंग को दर्शाते हैं? तो वो दर्शाते हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ को दर्शाते हैं त्रिरत्न बौद्ध धर्म के। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म में अहिंसा का महत्व किस तीर्थंकर ने दिया था? तो वो थे पार्श्वनाथ। जैन धर्म में अहिंसा का जो महत्व है वो पार्श्वनाथ ने दिया था। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म की दो प्रमुख शाखाएं कौन सी है? तो वो है श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर है जैन धर्म की दो प्रमुख शाखाएं। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या कहलाता है? तो वो धर्म चक्र कहलाता है। बौद्ध धर्म का जो प्रतीक चक्र है वो धर्म चक्र कहलाता है। अगला प्रश्न है कि सारनाथ का स्तूप किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है बौद्ध का उपदेश से। सारनाथ का जो स्तूप है वो संबंधित है बुद्ध के उपदेश से। अगला प्रश्न है कि महापरिनिर्वाण का अर्थ क्या है? तो वो है मृत्यु। महापरिनिर्वाण का अर्थ है मृत्यु। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का प्रतीक पशु कौन सा है? तो वो है सिंह। बौद्ध धर्म का जो प्रतीक पशु है वो सिंह है। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म का प्रतीक वृक्ष कौन सा है? तो वो पीपल का है। बौद्ध धर्म का जो प्रतीक वृक्ष है वो पीपल का वृक्ष है। अगला प्रश्न है कि बोधगया किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो फल्गु नदी के तट पर स्थित है बोधगया। याद रखना है, बोधगया जो है वो फल्गु नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का प्रसार किस शासक ने विदेशों में किया? तो वो अशोक ने किया था। बौद्ध धर्म का जो प्रसार है वो अशोक ने विदेशों में किया था। अगला प्रश्न है कि अशोक ने धर्म प्रचार के लिए किसे भेजा था? तो वो था अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को भेजा था। तो ये ऑप्शन नंबर जो कहता है हमारा ए और बी दोनों इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है
महेंद्र और संघमित्रा को किस देश में भेजा गया था? तो वो था श्रीलंका में भेजा गया था। महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका देश में भेजा गया था। अगला प्रश्न है कि किसने बौद्ध धर्म का प्रचार चीन में किया? तो वो है कुमारजीव ने। कुमारजीव ने बौद्ध धर्म का जो प्रचार है वो चीन में किया था। अगला प्रश्न है कि धम्म शब्द का अर्थ क्या है? तो वो है धर्म। धम्म शब्द का अर्थ है धर्म। अगला प्रश्न है कि बौद्ध संघ की पहली महिला सदस्य कौन थी? तो वो थी महाप्रजापति। बौद्ध संघ की पहली महिला सदस्य थी महाप्रजापति। अगला प्रश्न है कि बौद्ध भिक्षुकों के वस्त्र का रंग कैसा होता था? तो वो होता था केसरिया। बौद्ध भिक्षुकों के वस्त्र का जो रंग है वो होता था केसरिया। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो है निर्वाण प्राप्त करना। अगला प्रश्न है कि 4 आर्य सत्य किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है बौद्ध धर्म से। 4 आर्य सत्य का संबंध है बौद्ध धर्म से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है पाटलीग्राम। पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम था पाटलीग्राम। अगला प्रश्न है कि अशोक ने किस भाषा में शिलालेख लिखवाए थे? तो सही जवाब है प्राकृत भाषा में। अशोक ने प्राकृत भाषा में शिलालेख लिखवाए थे। अगला प्रश्न है कि अशोक के अभिलेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले। अगला प्रश्न है कि अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख कहाँ मिला है? तो वो मिला है गिरनार, सांची और खालसी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऊपर के सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि अशोक का धर्म क्या था? तो अशोक का धर्म था बौद्ध धर्म। याद रखना है, अशोक का धर्म था बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र ग्रंथ किसने लिखा था? तो लिखा था कालिदास ने। अर्थशास्त्र ग्रंथ लिखा था, सॉरी नॉट कालिदास, ये है कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र ग्रंथ जो है वो कौटिल्य ने लिखा था। याद में रख लेना है, कौटिल्य यानी चाणक्य। उसका दूसरा नाम था विष्णुगुप्त। तो याद रखना है, अर्थशास्त्र ग्रंथ जो है वो कौटिल्य चाणक्य ने लिखा था। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में विदेशी यात्रियों में सबसे प्रसिद्ध कौन सा था? तो वो था मेगास्थनीज, जो कि मौर्य काल में आया था। मौर्य काल में विदेशी यात्रियों में सबसे प्रसिद्ध था मेगास्थनीज, जिसने इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी थी। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब है इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका। अगला प्रश्न है कि अशोक के पश्चात मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वो था बृहद्रथ। अशोक के पश्चात मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ। अगला प्रश्न है कि बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? तो वो पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने की थी बृहद्रथ की हत्या। अगला प्रश्न है कि पुष्यमित्र शुंग किस धर्म का अनुयायी था? तो वो ब्राह्मण। पुष्यमित्र शुंग जो है वो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। अगला प्रश्न है कि शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया? तो वो था कण्व वंश। शुंग वंश के बाद कण्व वंश जो है वो वंश आया था। अगला प्रश्न है कि सातवाहक वंश की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी प्रतिष्ठान में। सातवाहक वंश की राजधानी थी प्रतिष्ठान में। अगला प्रश्न है कि सातवाहक वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था सिमुक। याद रखना है, सातवाहक वंश का जो संस्थापक था वो था सिमुक। अगला प्रश्न है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किससे युद्ध किया था? तो वो शक से युद्ध किया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शक से युद्ध किया था। अगला प्रश्न है कि कुषाण वंश का महानतम शासक कौन था? तो वो था कनिष्क। कनिष्क था कुषाण वंश का महानतम शासक। अगला प्रश्न है कि कनिष्क ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो धर्म था बौद्ध धर्म। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को अपनाया था।
अगला प्रश्न है कि कनिष्क ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो वो पुरुषपुर में। कनिष्क ने अपनी राजधानी जो है वो पुरुषपुर में बनाई थी। अगला प्रश्न है कि कनिष्क के शासनकाल में कौन सा बौद्ध संगीति आयोजित हुई? तो वो चौथा यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। अगला प्रश्न है कि चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी कश्मीर में। अगला प्रश्न है गांधार कला शैली का विकास किसके काल में हुआ? तो वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था गांधार कला शैली का विकास। अगला प्रश्न है कि कुषाणों की मुद्रा पर किस देवता की मूर्ति अंकित होती थी? तो वो भगवान शिव की मूर्ति अंकित होती थी कुषाणों की मुद्रा पर। अगला प्रश्न है कि गांधार कला का किस देश का प्रभाव था? तो गांधार कला पर यूनान देश का प्रभाव था। याद रखना है, गांधार कला पर यूनान देश का प्रभाव था। अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को हम स्वर्ण युग के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे विवाह किया था? तो वो था कुमार देवी। चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी से विवाह किया। अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय नेपोलियन। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त का अभिलेख कहाँ मिला है? तो मिला है प्रयाग में। समुद्रगुप्त का अभिलेख मिला है प्रयाग में। अगला प्रश्न है कि प्रयाग प्रस्थित की रचना किसने की थी? तो वो हरिसेन ने की थी। याद रखना है, प्रयाग प्रस्थित की रचना जो है वो हरिसेन ने की थी। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रसिद्ध नाम क्या था? तो उसका नाम था विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रसिद्ध नाम था विक्रमादित्य। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी उज्जैन में। चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी थी उज्जैन में। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में कौन सी धातु मुद्रा प्रचलित थी? तो वो धातु थी सोने की धातु। गुप्त काल में सोने की धातु जो थी वो मुद्रा प्रचलित थी। अगला प्रश्न है कि फहान भारत आया था किसके शासनकाल में? तो फहान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है फहान किस देश का था? तो वो था चीन का। फहान जो था वो चीन देश का था। अगला प्रश्न है कि फहान का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो था धर्म यात्रा। फहान का मुख्य उद्देश्य था धर्म यात्रा। अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश के पतन का क्या कारण था? तो उसका था हून आक्रमण। गुप्त वंश के पतन का कारण था हून आक्रमण। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? तो हर्षवर्धन संबंधित था पुष्यभूति वंश से। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी कन्नौज में। हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज शहर में। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन का प्रसिद्ध दान कौन सा था? सो वो था धर्म महामोक्ष परिषद। हर्षवर्धन का प्रसिद्ध दान था धर्म महामोक्ष परिषद। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन की आत्मकथा किसने लिखी थी? तो लिखी गई थी वानभट्ट के द्वारा। हर्ष चरित्र थी वानभट्ट द्वारा लिखी गई हर्षवर्धन की आत्मकथा। अगला प्रश्न है कि वानभट्ट की प्रसिद्ध कृति कौन सी थी? तो वो थी हर्ष चरित्र, जो कि हर्षवर्धन की आत्मकथा थी। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन किस धर्म का अनुयायी था? तो वो था बौद्ध धर्म का अनुयायी। हर्षवर्धन जो था वो था बौद्ध धर्म का अनुयायी। अगला प्रश्न है कि हिंसांग भारत आया था किसके शासनकाल में आया था? तो वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हिंसांग जो था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है कि हिंसांग किस देश का था?
तो वो चीन देश से संबंधित था। हेनसांग जो था वो चीनी यात्री था। अगला प्रश्न है कि हेनसांग की यात्रा का विवरण किस ग्रंथ में है? तो वो सी यू की ग्रंथ में है हेनसांग की यात्रा का विवरण। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन था? तो वो था वानभट्ट। हर्षवर्धन के दरबार में जो प्रसिद्ध कवि था वो था वानभट्ट। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वो कुमारगुप्त द्वारा की गई थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो वो था बिहार राज्य में। नालंदा विश्वविद्यालय था बिहार राज्य में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो वो था बख्तियार खिलजी ने। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष जलाया था? तो जलाया था 1193 में, यानी 1193 में जलाया था बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को। अगला प्रश्न है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो इसका सही जवाब है पंजाब में, जो कि अभी पाकिस्तान में स्थित है, तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय किसके काल में प्रसिद्ध था? तो वो था गांधार काल में। तक्षशिला जो था वो गांधार काल में प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है कि पाणिनि किस विषय के विद्वान थे? तो वो थे व्याकरण के। पाणिनि जो थे वो व्याकरण विषय के विद्वान थे। अगला प्रश्न, पाणिनि की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो वो है अष्टाध्यायी। पाणिनि की प्रसिद्ध कृति है अष्टाध्यायी। अगला प्रश्न है कि पतंजलि ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो इसका सही जवाब है महाभाष्य और योग सूत्र, दोनों जो है वो पतंजलि ने लिखा था। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। पतंजलि ने जो है महाभाष्य और योग सूत्र दोनों ग्रंथ लिखा था। अगला प्रश्न है कि कालिदास किसके दरबार में थे? तो कालिदास थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। याद रखना है, कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। अगला प्रश्न है, कालिदास की प्रसिद्ध कृति इसमें से कौन सी नहीं है? तो इसका सही जवाब है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो लिखा है चाणक्य ने, तो ये जो कृति है वो कालिदास की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट किस क्षेत्र के विद्वान थे? तो आर्यभट्ट गणित और खगोल शास्त्र में विद्वान थे। याद रखना है, आर्यभट्ट गणित और खगोल शास्त्र में थे। अगला प्रश्न है कि आर्यभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो वो आर्यभट्टीय नामक पुस्तक जो है दिए गए ऑप्शन में से आर्यभट्ट ने लिखी थी। अगला प्रश्न है कि शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो वो थे आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है कि दशमलव प्रणाली का विकास किसने किया था? तो वो था ब्रहगुप्त। ब्रहगुप्त ने किया था दशमलव प्रणाली का विकास। अगला प्रश्न है कि बृहत संहिता ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो वो थे वराहमिहिर। बृहत संहिता ग्रंथ के जो रचयिता थे वो थे वराहमिहिर। अगला प्रश्न है कि आयुर्वेद के जनक किसे कहा जाता है? तो वो धन्वंतरी को। आयुर्वेद का जो जनक है वो कहा जाता है धन्वंतरी को। अगला प्रश्न है कि चरक संहिता किस विषय से संबंधित है? तो वो संबंधित है चिकित्सा के क्षेत्र से। चरक संहिता का जो संबंध है वो चिकित्सा के क्षेत्र से है। अगला प्रश्न है कि सुश्रुत संहिता किस विषय पर है? तो वो शल्य चिकित्सा पर है। सुश्रुत संहिता जो है वो शल्य चिकित्सा पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय पंचांग की रचना का श्रेय किसे जाता है? तो वो भास्कराचार्य को जाता है। भारतीय पंचांग की रचना का जो श्रेय है वो जाता है भास्कराचार्य को। अगला प्रश्न है कि सिद्धांत शिरोमणि किसकी रचना है? तो वो भास्कराचार्य की रचना है सिद्धांत शिरोमणि। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मगुप्त किस शासक के दरबार में थे? तो वो थे विक्रमादित्य के दरबार में। ब्रह्मगुप्त तो थे विक्रमादित्य के दरबार में थे। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के लेखक कौन थे? तो वो थे ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के जो लेखक थे वो थे ब्रह्मगुप्त। अगला प्रश्न है कि कामसूत्र के लेखक कौन थे? तो राइट जवाब है वात्स्यायन। कामसूत्र के लेखक थे
वात्स्यायन। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में किस विषय का वर्णन है? तो वो है धर्म नीति और अर्थनीति। अर्थशास्त्र में राजनीति और अर्थनीति ये दोनों विषय का वर्णन है। अगला प्रश्न है कि धम्मचक्र प्रवर्तक का क्या अर्थ है? तो वो अर्थ है कि धर्म का उपदेश देना। धम्मचक्र प्रवर्तन का जो अर्थ है वो है धर्म का उपदेश देना। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म की प्रतीक चिन्ह क्या है? तो वो है धर्म चक्र। बौद्ध धर्म की जो प्रतीक चिन्ह है वो है धर्म चक्र। अगला प्रश्न, बौद्ध भिक्षु का वस्त्र किस रंग का होता था? तो वो होता था पीला रंग का। बौद्ध भिक्षु का जो वस्त्र का रंग था वो समय पीला हुआ करता था। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोथल बंदरगाह। सिंधु घाटी का जो सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था वो था लोथल बंदरगाह, जो कि गुजरात राज्य में स्थित था। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो है मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो वो संबंधित है कांस्य युग से। हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग से संबंधित युग है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? तो वो लोहा जो है उसे नहीं जानते थे। सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो लोहा धातु को नहीं जानते थे। अगला प्रश्न है कि नृत्य करती युवती की मूर्ति किस धातु से बनी है? तो वो बनी है कांस्य धातु से। नृत्य करती युवती की जो मूर्ति है वो कांस्य धातु से बनी है। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो वो है ऋग्वेद। वैदिक काल का सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है कि वेदों की भाषा कौन सी थी? तो वो थी संस्कृत भाषा। वेदों की जो भाषा थी वो थी संस्कृत भाषा। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त है? तो वो है 1028। ऋग्वेद में टोटल 1028 सूक्त है। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में गो का अर्थ क्या था? तो गो का अर्थ था गाय और धन। गाय था और धन भी था। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है कि सभ्यता और समिति शब्द किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो मिलते हैं ऋग्वेद में। सभ्यता और समिति जो है वो शब्द ऋग्वेद में मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्य लोग प्रारंभ में कहाँ बसते थे? तो वो बसते थे पंजाब में। आर्य लोग प्रारंभ में पंजाब में बसते थे। अगला प्रश्न है कि उपनिषदों का प्रमुख विषय क्या है? तो वो विषय है ज्ञान। उपनिषदों का जो प्रमुख विषय है वो ज्ञान है। अगला प्रश्न है कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 16। महाजनपदों की जो संख्या थी वो थी 16। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वो थे बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है लुम्बिनी में। बौद्ध धर्म का जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। अगला प्रश्न है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो क्षत्रिय कुंड में हुआ था महावीर, भगवान महावीर का जन्म। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो वो थे महावीर स्वामी, यानी भगवान महावीर थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर। अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो वो सारनाथ में दिया था गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। अगला प्रश्न है कि बुद्ध का निर्वाण कहाँ हुआ? तो वो कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध का जो निर्वाण है वो कुशीनगर में हुआ था। अगला प्रश्न है कि मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो वो थी राजगृह। मगध साम्राज्य की राजधानी थी राजगृह। अगला प्रश्न है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था महापद्मनंद। नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो वो थे चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे उनका नाम था
चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, तीनों एक ही आदमी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 322 ईसा पूर्व में हुई थी मौर्य साम्राज्य की स्थापना। अगला प्रश्न है, अशोक किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म में परिवर्तित हुए? तो वो कलिंग युद्ध के बाद, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। अगला प्रश्न है कि कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था 261 ईसा पूर्व में। कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, और कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। अगला प्रश्न है कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो वो लिखे गए हैं ब्राह्मी लिपि में। अशोक के जो अभिलेख है वो लिखे गए हैं ब्राह्मी लिपि में, प्राकृत भाषा। अगला प्रश्न है कि अशोक का प्रतीक कौन सा है? तो है सिंह स्तंभ। अशोक का जो प्रतीक है वो है सिंह स्तंभ। अगला प्रश्न है कि अशोक का धम्म नीति किससे संबंधित थी? तो वो थी धार्मिक सहिष्णुता से। अशोक की जो धम्म नीति थी वो धार्मिक सहिष्णुता से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की? वो की थी श्रीगुप्त ने। गुप्त वंश की जो स्थापना है वो श्रीगुप्त ने की थी। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त प्रथम को किस उपाधि से जाना जाता था? तो वो महाधिराज। चंद्रगुप्त प्रथम को महाधिराज की उपाधि से जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त किसके लिए प्रसिद्ध था? तो वो था विजय अभियानों के लिए। समुद्रगुप्त जो था वो अपने विजय अभियानों के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद प्रस्थित किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी हरिसेन ने। याद रखना, इलाहाबाद प्रस्थिति जो है हरिसेन ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो वो स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। गुप्त काल को हम स्वर्ण युग कहते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्यभट्ट किस काल के वैज्ञानिक थे? तो वो थे गुप्त काल के वैज्ञानिक। आर्यभट्ट जो थे वो गुप्त काल के वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है, दशमलव प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सही जवाब है ब्रह्मगुप्त ने की थी दशमलव प्रणाली की खोज। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो वो कन्नौज थी। याद रखना है, हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो वो था वानभट्ट। वानभट्ट था हर्षवर्धन का दरबारी कवि। इम्पोर्टेंट है ये। अगला प्रश्न, हर्षचरित्र के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है वानभट्ट है। हर्षचरित्र पुस्तक के लेखक है वानभट्ट, जिन्होंने हर्षवर्धन के ऊपर उसकी आत्मकथा लिखी थी। अगला प्रश्न है, हर्ष का चीन से संबंध किस यात्री ने स्थापित किया? तो वो हेनसांग ने स्थापित किया था। हेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और उसने चीन के साथ में उसका संबंध स्थापित किया था। अगला प्रश्न है कि हेनसांग किस धर्म का अनुयायी था? तो वो था बौद्ध धर्म से। हेनसांग जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वो कुमारगुप्त ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो वो था बिहार राज्य में। नालंदा विश्वविद्यालय था बिहार राज्य में स्थित। अगला प्रश्न है कि भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? तो वो था फाहान। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री था फाहान। अगला प्रश्न है कि फाहान किस काल में भारत आया था? तो वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था फाहान भारत। अगला प्रश्न है कि हर्ष के बाद उत्तर भारत में कौन सा राजवंश उभरा था? तो वो था प्रतिहार वंश। हर्ष के बाद भारत में जो था वो प्रतिहार वंश उभरा था। अगला प्रश्न है कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो वो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था अल बरूनी। अगला प्रश्न है कि अल बरूनी की पुस्तक का क्या नाम है? तो वो था किताब उल हिंद। अल बरूनी की पुस्तक का नाम था किताब ए उल हिंद। नेक्स्ट, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? वो था पंजाब में, जो कि अब एक पाकिस्तान का हिस्सा है। तो वो तक्षशिला विश्वविद्यालय और पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की प्रथम परिषद कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी राजगृह में।
बौद्ध धर्म की प्रथम परिषद जो है वो राजगृह में हुई थी। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म की चौथी परिषद किसके शासनकाल में हुई थी? तो वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी बौद्ध धर्म की चौथी संगीति। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हमने हिस्ट्री पर आधारित ऐसे 150 क्वेश्चंस देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो गाइज, यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना प्रैक्टिस करते रहे।